हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज देखेंगे पाठ 10वां पूरक पठन ठेस। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार प्रांत में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई है। परिचय देखेंगे इनका। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद जी की संज्ञा दी जाती है। यानी प्रेमचंद जो साहित्यकार थे उनके बराबरी का इनको भी कहा जाता है कि ये उन्हीं के बराबरी के एक अच्छे लेखक है करके। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। यानी इनकी भाषा जब हम पढ़ते हैं पाठ तो इतना मन उसके अंदर घुस जाता है हमारा कि हमारे को इधर उधर कुछ भी देखने की इच्छा होती नहीं। यानी हम अंतर्मन से इस पाठ को पढ़ने लग जाते हैं। तो इतनी अच्छी उनकी भाषा शैली है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी देखेंगे हम। प्रमुख कृतियाँ महिला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस ये उपन्यास था। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि ये सारे इनकी कथा संग्रह है। अब इस पाठ के अंदर क्या बताया थोड़ा सा इसमें देखेंगे। गद्य संबंधी प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। जो देहात में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण जीवन है उनका, तो वहाँ के कारागिर इतने होशियार रहते हैं लेकिन उनकी कारागिरी ज़्यादा सामने आती नहीं, इस वजह वो प्रसिद्ध नहीं हो पाते। लेकिन उनकी कारागिरी देखते देखते हम लोग थक हो जाते हैं कि इतना सुंदर उनका काम होता है करके। हम प्रमुख पाठ में देखेंगे ठेस। इसके अंदर क्या बताया है हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरजन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। देखो क्या बोला इसके अंदर। लोग किसको, सिरजन को कैसे समझते थे, बेगार समझते थे। ये बेगार व्यक्ति है करके, लेकिन ये एक्चुअल में बेगार नहीं है, ये बहुत होशियार आदमी था। खेती बाड़ी के समय जब जब खेत में काम करना पड़ता है तो वहाँ का जो एक व्यक्ति है सिरचन नाम का, उसकी कोई भी गिनती नहीं करते थे। उसको लोग बेगार या बेकार समझते थे। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। उसको कोई बुलाता नहीं था कि इसको काम नहीं आता खेती का तो क्यों बुलाए हम, इसलिए उसको बुलाते नहीं थे। किसको, सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुँचे, एक तिगाई काम कर चुकेंगे, तब कोई सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी देखो कितना काम उसका ढीला है कि जब खेती के अंदर मजदूर पहुंच भी जाते हैं, आधा उनका एक तिहाई काम हो भी जाता है, तब ये सिरचन आता और हाथ में खुरपी लेकर हिलता डुलता आता है। पगडंडी पर तोल तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी तो बात है। यानी उसको कैसा आता वो, धीरे धीरे पगडंडी, जहाँ पाँव का रास्ता होता है, गाड़ी जाती वो रास्ता नहीं, जहाँ से हम लोग पाँव से जाते हैं वो रास्ता, पाँव का रास्ता गिर जाता है, उसको बोलते हैं पगडंडी। तो पाँव कैसा देता हो, तोल तोल कर, संभल कर चलता है। और जब वो संभल कर चलता है तो उसको आते आते बहुत देर हो जाती है, और जब तक यहाँ के बाकी के मजदूर बहुत आगे चले जाते हैं। मुफ्त में मजदूरी देनी होगी तो बात हो रही, यदि उसको बुलाना है काम के लिए तो उसको फुकट की पैसा देना पड़ेगा। तो आप दे सकते होंगे तो उसको बुलाओ काम पे, नहीं तो नहीं, ऐसा कहा जाता है। आज सिरजन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी और उसे लोग पूछते नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरजन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ ये कारागिरी रह गई है और सारे इलाके में। देखो पहले के ज़माने की बात है, उसको मुफ्त क्या क्या बोलते थे सिरजन को, मुफ्तखोर, कामचोर और चटोर कह ले तो कोई। आज इतना होशियार हो गया वो कि आज उसको ऐसे कोई भी शब्द बोल नहीं सकते। कौन से शब्द नहीं बोल सकते, मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर, कोई बोल तो ले, बोल ही नहीं सकता उसको। एक समय था, पहले की बात है,
जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ ये कारागिरी रह गई सारे इलाके में। यानी पूरा इतना जो अपना इलाका है, अपना एरिया है, इसके अंदर किसी को भी इतनी सुंदर कारागिरी आती नहीं, सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में ये कारागिरी है, ये तुम ही कर सकते हो। ऐसा पहले के समय उसको बोलना पड़ता था। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन ने एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। काय के लिए चिट्ठी आई थी कि सिरचन को कहो कि एक जोड़ा चिक का बनाकर भेज दो करके। इतना सुंदर उसकी कारागिरी थी कि लोग दूर दूर से उसके काम के लिए उसको बुलाते थे। मुझे याद है, मेरी माँ जब भी कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। देखो क्या बोल रहा वो, मेरी माँ जब सिरचन को बुलाने के लिए भेजती थी तो सिरचन को हमने कामचोर चट्टोर कहा है ना, तो वो उसको खाने की बहुत खुशी थी, तो उसको पहले ही पूछ लेते थे कि तुमको खाने में क्या क्या लगेगा, फिर काम को आओ। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव में पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारे भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी। क्या बोल रहे उसमें देखो, माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात कभी नहीं उठाता। यानी वो कहता नहीं मुझे कि मुझे भोग लगेगा, यानी मैं खाना खाऊंगा करके, वो आता और अपना काम करने लग जाता है। पड़ोसी गांव में पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी ने उसका जैसा अपमान कर देना, इस प्रकार उसका अपमान कर दिया था। क्या कर रहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, नाखून से काट कर यानी खरोच खरोच कर तरकारी परोसती है, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों को घरवालियाँ बनाती है, और कढ़ी हम हमारे घरवाली रस डालकर कढ़ी बनाने को कहते हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखी। क्या कहते हैं कि इतनी सुंदर कढ़ी जो बनाते हैं तो तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखी है। सिरचन, इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खरगोन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। देखो क्या कर रही थी आज, माँ बोलती है क्या नैनू मत रही थी, नैनू यानी मक्खन लगा रही थी, छाछ लगा रही थी, तो उसके अंदर की जो घी निकालने के बाद जो खरकोन रहती है, खकोरन बोलते हैं उसको, वो जो नीचे रहता है उसके साथ में तुमको चूड़ा वगैरह बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी है मोती की शिलपाटी के लिए। क्या बोल रही है उसकी ननद कि मुझे मोती की शिलपाटी चाहिए। ससुराल से समाचार आए हैं मेरी बड़ी बेटी के कि सिरचन को कहो कि मेरी ननद के लिए मोती की शीतल पाटी के लिए बनाकर भेजो। सिरचन अपनी पनियाई जीप को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। देखो क्या कह रहा सिरचन कि मैं अब भी खाना खाकर और घी की सुगंध, मैंने घर पे भी घी निकाला था, उसकी सुगंध लेकर ही आ रहा हूँ काकी, मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं है, और इतना शादी ब्याह का सीजन है तो मुझे छुट्टी दम मारने की भी छुट्टी नहीं मिलती है ना, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है। मुझे यदि फुर्सत मिलती तो मैं इधर और भी ज़रूर आता, लेकिन बिल्कुल मुझे फुर्सत नहीं है, ऐसा सिरचन कह रहा है। समझ में आया क्या। ये पाठ हम देख रहे हैं ठेस वाला, और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ में रेणु, और इस पाठ का नाम है ठेस, और ये पूरक पठन है। तो आज हमने इतना पाठ पढ़ा सिरचन का, इसके बाद में आगे काम दूसरे पीरियड में और देखेंगे। ठीक है, ओके।